करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू मंदिर से लेकर हिंदुओं के घरों और दुकानों तक को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाला सेक्युलर गैंग हिंदुओं के साथ हो रहे इन जुल्मों पर चुप है। भारत के तमाम सियासतदान बांग्लादेश के बहाने मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर खामोशी है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। सवाल इस बात को लेकर है कि हिंदुओं पर हो रहे हमले पर यह चुप्पी क्यों? क्या विपक्ष का सेक्युलरिज्म यही है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म पर हो तो चिल्ला चिल्ला कर बोलना है, लेकिन जब हिंदुओं पर हमले हो, हिंदुओं पर अत्याचार हो तो एकदम चुप हो जाए? सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या बांग्लादेश के बहाने मोदी सरकार को घेरने वाला विपक्ष का यह प्लान है? क्या देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है। हिंसा पर उतारू कट्टरपंथी हिंदुओं की जान के पीछे पड़ गए हैं। सवाल यह है कि हिंदुओं पर हमला क्यों? मंदिरों पर हमला क्यों? दिल दहला देने वाली ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। हिंदू इलाकों में चीख पुकार मची हुई है। खौफ में जी रहे हिंदू सवाल कर रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां? कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में ऐसी तबाही मचाई है कि पीड़ित परिवार रोते बिलखते दिख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मुश्किल में है, लेकिन सवाल उन सियासतदानों से भी जो फिलिस्तीन पर छाती पीट रहे थे, फिलिस्तीन के नाम पर हिंदुस्तान में हल्ला मचा रहे थे, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश हैं। लाइन में लगकर खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने वाले सियासतदान हिंदुओं पर आए संकट के मामले पर बिल में घुसकर बैठ गए हैं। हिंदुओं पर हमला हुआ तो पूरा इकोसिस्टम मुंह में दही जमा कर बैठ गया है। किसी ने भी आगे आकर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज नहीं उठाई। आखिर क्यों? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाले और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहने वाले इंडिया अलायंस को आड़े हाथों लिया। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंडिया अलायंस के लोग फिलिस्तीन पर रो रहे थे और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर चुप हैं। इनकी धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के दर्द पर मर जाती है। सवाल यह भी है कि अगर मुस्लिम देश इतने ही सुरक्षित हैं तो फिर शेख हसीना को 57 मुस्लिम देशों में से किसी ने भी शरण क्यों नहीं दी? आखिर शेख हसीना भारत क्यों आई? उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर साफ साफ उन मौलानाओं और सियासतदानों को संदेश दिया जो भारत में मुसलमानों को खतरा बताकर एक अलग नैरेटिव गढ़ते हैं। राजा भैया ने लिखा, बांग्लादेश की स्थिति से मन बहुत उद्विग्न है। छात्र आंदोलन के नाम पर आतंकवाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार और लूटपाट क्यों? तख्ता पलट तो हो चुका है, अब हिंसा किस लिए? हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार और बांग्लादेशी सेना अविलंब प्रभावी कदम उठाए, भारतीयों के सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे। और हाँ, विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं। शेख हसीना ने वहां ना तो शरण मांगी और ना ही किसी देश ने शरण दी। ऐसा क्यों? अवश्य सोचिएगा। बांग्लादेश में हिंदू जान की हिफाजत की गुहार लगा रहे हैं। तमाम हिंदू परिवार बॉर्डर की ओर मूव कर रहे हैं। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी इस बात से सहमी हुई है कि उनका अब आगे क्या होगा। क्या उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा? क्या उन्हें भारत में शरण लेनी होगी? इस बीच हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर ने आवाज उठाई और कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण देनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं।
भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। ऐसे में सवाल है कि फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाले सियासतदानों को क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और पीड़ा दिखाई नहीं देती? सवाल यह भी है कि क्या फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्लाने वाले लोग इसीलिए ही सीएए का विरोध कर रहे थे? सवाल यह भी कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है तो फिर शेख हसीना ने भारत को ही सबसे ज्यादा सुरक्षित क्यों माना? क्यों 57 मुस्लिम देशों ने शेख हसीना को शरण नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या भारत की मोदी सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए देश का द्वार खोलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अल्पसंख्यकों का हक, अल्पसंख्यकों का अधिकार, उन पर हो रहे अत्याचार, इस तरह की कई टर्मिनोलॉजी आपने पिछले दिनों में काफी सुनी। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी उपयोग में तब आती हैं या कुछ लोग इसको सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब वो अत्याचार मुस्लिमों पर हो रहा है। लेकिन दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, एकदम चुप है कुछ लोग। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आपके सेक्युलरिज्म का झंडा कहां है जो आप समय समय पर बुलंद करते हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवनीजेश अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ फाजिल अहमद जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ अखिलेश कटियार जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं फाजिल जी शुरुआत आप ही से करता हूं। सर, जो हो रहा है, अल्पसंख्यक है वहां पर हिंदू बांग्लादेश में, मुझे बताइए सर कि वो कहां जाएं? सीए को लेकर आप लोग कहते थे कि मजलूमों को भारत में आकर रहने देने का अधिकार मिलना चाहिए। वहां पर जब अल्पसंख्यकों की बात होती थी तो आपको इस बात पर आपत्ति थी कि उन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम क्यों नहीं शामिल है। आप कहते थे मजलूम तो मजलूम होता है। अब यहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर में घुसकर मारा जा रहा है। अब तक कई लोग इस तरह से प्रताड़ित हुए, उन्होंने जब आकर आप बीती सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। अब आप मुझे बताइए फाजिल अहमद जी कि कहां जाए वहां के हिंदू? अनुराग जी, ये मामला बांग्लादेश का है। शेख हसीना ने अभी चुनाव हुआ, पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके और पूरी संगीन के साए में चुनाव करा करके 80% मेजोरिटी अपने पास ले ली। और इसका विद्रोह जो अंदर ही अंदर जो सुलग रही थी एक आग, वहां पे लोकतंत्र को कुचलने का काम शेख हसीना ने किया, जो दुनिया में अमेरिका ने भी इसकी चिंता जताई, दुनिया में सभी लोगों ने इसकी चिंता जताई। ये जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार बांग्लादेश में थी, उसके खिलाफ जनता का जनादेश है। और आज जो आप लोग मंदिरों का दिखा रहे हैं, ये सब चीजें ठीक है और इसकी जितनी निंदा हो वो करनी चाहिए, लेकिन भारत को भी ये बात सोचनी चाहिए ना, भारत को मदद करनी चाहिए बांग्लादेश के लोगों की। जो भारत में जो लोग आज विलाप कर रहे हैं, वो मणिपुर में ईसाइयों पे जब हमले हो रहे थे तब वो चुप थे। जब दिल्ली के नरसंहार, सरदारों का नरसंहार किसने किया, किस धर्म के लोगों ने किया? अच्छा फाजिल जी सुनिए, ऐसा है फाजिल जी आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। नहीं फाजिल जी बांग्लादेश का अंदरूनी मामला जब आप बताते हैं तो ये पता चलता है कि कैसे जो सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करते हैं वो डबल फेस हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो आप हिमायती बन जाते हैं, अफगानिस्तान में कुछ होता है तो आप अल्पसंख्यकों के हिमायती बन जाते हैं, यानी मुस्लिमों के हिमायती बन जाते हैं। जब कहीं दूर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो आप वहां के लोगों के हिमायती बन जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होता है तो आप कहते हैं कि वहां का अंदरूनी मामला है, उसको छोड़ दें। हम कभी बांग्लादेश पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? हम भारत की चिंता करते हैं। जहां मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड कराई गई, क्रिश्चियनों पे हमले की, आज भी मणिपुर शांत नहीं है। आज भी लोग रात को जग करके अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार और फाजिल अहमद जी देखिए, जब मणिपुर की बात हुई तो मणिपुर पर आपने बोला, जब तमाम दूसरे हिस्सों की बात हुई आपने उस पर अपना वक्तव्य रखा। आज बात बांग्लादेश के हिंदुओं की हो रही है, क्या खुल पर उस पर बात भी नहीं कर पाएंगे क्या फाजिल अहमद जी? वहां के प्रताड़ित हिंदू या वहां के अल्पसंख्यकों के बारे में बोल पाना भी मुश्किल है क्या फाजिल अहमद जी आपके लिए? दूसरे देश की ज्यादा चिंता है, अपने देश की चिंता नहीं। सर देखिए, ऐसा है ना, जब फिलिस्तीन में कुछ होता है और आपसे सवाल पूछते तो आप इंसानियत का झंडा बुलंद करते हैं, और आज आपको चाहिए कि दूसरे देश की बात क्यों कर रहे हैं? आपका डबल फेस इससे सबके सामने आ जाता है। सर ऐसा मत कीजिए। परिषद है, इन लोग को जाना चाहिए बांग्लादेश।
हम तो कह रहे हैं कि सरकार इन लोगों को भेजे वहां जाकर के, ये लोग शांति। नहीं, एक मिनट, इसका मतलब यह है कि फाजिल अहमद इस डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं कि जो सीए कानून लाया गया, जिसमें दूसरे देशों के अल्पसंख्यक, जो हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाने की जो प्रावधान था वो सही किया। मतलब आप सीए का समर्थन करते हैं। अगर कहते हैं कि भारत सरकार वहां जाए और हिंदुओं की मदद करे, तो आप फाजिल अहमद कम से कम यहां बैठकर सीए का समर्थन करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेना भेज के बांग्लादेश पर कब्जा कर लेना चाहिए। यही सही समय अखंड भारत का है कि एक देश भारत में आ जाएगा। यही सही समय बांग्लादेश को कब्जा कर लेने का। अपनी सेना भेजिए, वहां तख्ता पलट है। वहां सर आपको बांग्लादेश की पड़ी है, वहां के चंद लोगों के बारे में, 1 करोड़ 30 लाख लोगों के बारे में नहीं बोल पा रहे। 17 करोड़ बांग्लादेश की आबादी, उसमें 1 करोड़ 30 लाख अल्पसंख्यक हैं, उस पर नहीं बोल पा रहे। एक मिनट मैं आ रहा हूं अग्रवाल साहब, नहीं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये लोग वहां के अल्पसंख्यकों पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? ये तो बाकी जगहों के अल्पसंख्यकों पर, या यूं कहिए, मैं सीधा कहता हूं कि जब मुस्लिमों पर हमले होते हैं किसी भी देश में, तो ये तो बहुत खुलकर बोलते हैं। हमारे देश के अल्पसंख्यकों की बहुत पड़ी होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की राजनीति में ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं कोई स्थान है कि जो पूरी तरह से हिंदुओं को, उनके अधिकारों को, उनके मानव अधिकारों को पूरी तरह से हनन करने को भी जस्टिफाई करने लगते हैं केवल अपने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए। और यह जो पूरी सोच, अरे फाजिल अहमद जी, मणिपुर पर चर्चा हो रही थी तो आपको बुलाया गया था, आपने बात रखी ना। आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर चर्चा हो रही है। फाजिल अहमद जी, आप ऐसा नहीं है ना कि आप ऑटो में बैठकर कहीं भी निकल जाएंगे। बांग्लादेश में किसी गंतव्य पर तो जाना पड़ेगा ना। गोपाल कृष्ण जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हाँ देखिए, अल्टीमेटली जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको इनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो अभी भी, मैं देख रहा था वायर, और वो अभी भी सलमान खुर्शीद और ये जो कांग्रेस के नेता हैं अभी भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोगों का गुस्सा जो है, जो वहां पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ था, तो उसमें हिंदुओं के ऊपर जो निकाल रहे हैं जो गुस्सा, वो अपने आप में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश जो करते हैं, इसी को कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जो राजनीतिक, तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए, जो अपने आप में देश की अखंडता और देश के जो हजारों साल की सांस्कृतिक धरोहर है, उन सब चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए इस तरह की घटिया। अरे फाजिल अहमद जी सुन तो लीजिए, फाजिल अहमद जी एक एक करके, ऐसे चर्चा नहीं होगी। फाजिल अहमद जी प्लीज मुझे आपका फेडर डाउन कराना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, आप कितना बोलिएगा, आप सुन लीजिए ना। अरे आप डाउन करा दीजिए, कोई बात नहीं फाजिल अहमद जी, ये नहीं, ये एक डेकोरम होता है। फाजिल अहमद जी शुरुआत आपसे की ना, आपसे जवाब लिया ना, अब प्लीज बीजेपी को बोलने दीजिए। अग्रवाल साहब प्लीज कंटिन्यू। मेरी बातों से अगर इतना चुभन पैदा, अगर आप, अरे कोई चुभन नहीं, आप तो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए। आप में तो हिम्मत नहीं है फाजिल अहमद जी, आप में हिम्मत कहाँ है कि आप बोल रहे हिंदुओं के बारे में कुछ? अरे आपकी हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत है ही नहीं। मैं समझ गया, शुरुआत के क्वेश्चन में मैं समझ गया कि आप वहां पर अल्पसंख्यकों, सो कॉल्ड, आप जो मानवता के खिलाफ जो आवाजें उठती हैं या मानवता के खिलाफ जो होता है उसके खिलाफ जो आप बोलने का भ्रम फैलाते हैं ना, आज वो पूरा देश देख रहा है फाजिल अहमद साहब। ये आपका सेक्युलरिज्म पूरी दुनिया देख रही है आपकी। ठीक है, ओके प्लीज। फाजिल अहमद जी अब आप नहीं बोलेंगे, आपका फेडर डाउन है। अग्रवाल साहब कंटिन्यू प्लीज, जल्दी से संक्षेप में सर खत्म कीजिए। हाँ देखिए अल्टीमेटली क्या बात है, यह जो टुकड़े टुकड़े गैंग भारत में एक्टिव है, वो इस पूरी हिंसा को, हिंदू धर्म के खिलाफ जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, उसको प्रजातांत्रिक मूवमेंट के रूप में ये कवर देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है भारत के इन सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, वह कवर देते हैं इस तरह की घिनौनी हरकतों को, इंटेलेक्चुअल कवर देके उसको जस्टिफाई करते हैं। सर कौन कवर दे रहा है सर? ये कट्टरपंथी दे रहे हैं या फिर ये कांग्रेस पार्टी, राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं? प्रवृत्ति के लोग, ऐसे घटिया विचारधारा के लोग इस, नहीं अग्रवाल साहब, ये कवर कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है, या ये जो कट्टर मौलाना ये दे रहे हैं? कवर कौन दे रहा है सर? ये पूरा इकोसिस्टम है। आप जर्नलिज्म के रूप में देख लीजिए, आप कई जर्नलिस्ट हैं, जो द वायर जैसे जर्नलिस्ट है, वो तक उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं इस तरह की घटना भारत में हो सकती है। कांग्रेस के दूसरे एमपी सज्जन वर्मा कह रहे हैं, और यहाँ पे फजल अहमद। ये पूरा इकोसिस्टम जो है, यह पूरा इकोसिस्टम लामबंद हो जाता है
भारत में भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को खोदने में लग जाते हैं। हाँ। धर्मनिरपेक्षता का इतना घिनौना या जो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चेहरा दिखता नहीं। मैंने बहुत शुरू में भी कहा कि ये चेहरा एक्सपोज बार बार होता है। तरह से कहीं मानवता दिखती है, कहीं मानवता नहीं दिखती है। मैं तो हैरत में हूं इस बात पे कि कोई बोल ही नहीं रहा है इस पर कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। वो लोग जो लगातार शेख हसीना के भाग जाने को ये बता रहे कि देखिए साहब अब लोकतंत्र वहां पर अमर होगा, वो बोल ही नहीं रहे हैं कि उस लोकतंत्र में वहां का अल्पसंख्यक मर रहा है। बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आ रहा हूं एक बार फिर से अग्रवाल साहब, लेकिन मैं लोकेश जी कि प्रजातंत्र अवनीश अवस्थी सुन रहे हैं, मैं अवनीश अवस्थी के पास हूं। लोकेश जी मुझे बताइए क्या सुलग रहा है सर अंदर अंदर, और सुलग रहा है कि आप सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी देश में जो हुआ वो उसके अपने राजनीतिक घटनाक्रमों और हालातों की वजह से हुआ, देश में कहां सुलग रहा है कुछ? अनुराग जी, भारत को बांग्लादेश से कंपेयर करना नादानी है। मतलब सलमान खुर्शीद नादान है? मैं उनके मतों से सहमत नहीं हूं। अच्छा, देखिए, अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, भारत एक बहुत मैच्योर्ड डेमोक्रेसी जी, उसे आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भारत में विभिन्नता और उसका सेक्युलरिज्म उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। जब तक अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इनमें धार्मिक तौर पर राजनीति एक मुख्य कारण था इनके फेल होने का जी। जब तक भारत धर्मनिरपेक्ष है, जब तक धर्म राजनीति से परे है, हाँ। भारत में इस तरह की गतिविधियां कभी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर भारत में धर्म पर राजनीति की जाएगी, अगर भारत में धार्मिक मुद्दों के ऊपर घटिया राजनीति की जाएगी, तब ऐसी कोई नहीं। लेकिन लोकेश भाई ये बताइए ना कि धार्मिक स्तर पर राजनीति कौन कर रहा है? कुछ लोग जो हैं वो अल्पसंख्यकों के नाम पर अपनी इतनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मैं कहता हूं ठीक है साहब, ये हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क की बात हो, लेकिन वहां पर भी मरने वाला एक इंसान है और वो हिंदू है। तो क्या परेशानी उस हिंदू होने से? क्या उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? अनुराग जी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकार का हक रखता है और जितना हो सके भारत में हमें सहयोग करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए जब इस तरह का तथ्य पलट हो। अगर मैं भारत की बात करता हूं, दक्षिण एशिया में भारत एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस दौर के अंदर भारत वो प्रमुख भूमिका निभाए। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो नरसंहार न हो और वहां के लोगों वहां पर शांति स्थापित हो और जल्द से जल्द तो भारत शांति स्थापित कर लेगा। भारत की जो डिप्लोमेसी है उस पर भी कहीं कोई शक नहीं है। हमारे देश के रहने वाले उन चंद सेक्युलरों के बारे में क्या कहेंगे सर? और कुछ तो आपकी पार्टी का भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। जैसे ही ऐसा कुछ होता है वैसे ही वो आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है मौके का इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ, जिंदल साहब, बात कहना चाहूंगा कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से सबक लें। हम ये चीज तय करें कि ऐसे क्या कारण है कि इस तरह की गतिविधियां। जिंदल साहब, आप पहले कह रहे थे, मुझे अच्छी लगी वो बात, आप कह रहे थे कंपैरिजन नहीं करना है, तो हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से सबक क्यों लेना है? देखिए, सबक लेना आवश्यक है क्योंकि वे भी राज्य है। 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे और वहां पर जो जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हुई, वो तो सर उन्होंने तो धार्मिक कट्टरपंथ में अपने देश को चुना ना सर। आज वो चुन के जो भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं। हम सेक्युलरिज्म के साथ जी रहे हैं, लेकिन ये छद्म सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल है ना सर, जिसके सेक्युलरिज्म की आंखें सिर्फ कुछ वक्त के लिए खुलेगी और कुछ लोगों के लिए खुलेगी, बाकी समय में बंद रहेगी। बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति का कोई स्थान ना हो भारत। हमें ये सबक लेना पड़ेगा सर। और इस पर मैं आपको एक सच बताऊं, लोकेश भाई, इस धर्म की राजनीति का हिस्सा सब है। आवाज बुलंद कर, इस धर्म की राजनीति का हिस्सा सब है। सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कोई हिंदू के बारे में नहीं बोल पाता, कोई मुस्लिम के बारे में नहीं बोल पाता। इस इकोसिस्टम का हिस्सा सब है। मैं आता हूं लोकेश भाई, आपने बहुत अच्छी बातें कही। अवनीश अवस्थी जी, लेकिन जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म खामोश क्यों है, मैं आ रहा हूं अग्रवाल साहब, आ रहा हूं आपके पास। तो अवनीश जी, अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कुछ सेक्युलर लोग खामोश क्यों हैं, हिंदुओं का क्या होगा, क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इन सब चीजों से अलग एक बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि आज हिंदुओं की स्थिति या दशा वहां पर ऐसी क्यों है? क्योंकि वहां पर जो बहुसंख्यक हैं वो ये खुलकर कहते हैं, मतलब बांग्लादेश के बहुसंख्यक खुलकर कहते हैं, जो वहां पर पार्टी अभी जो रूल करने जा रही है वो खुलकर कहती है कि आप मुस्लिमों को दबाइए,
माफ कीजिएगा, हिंदुओं को दबाइए और पूरी जगह तमाम जगहों पर आप इस्लाम कायम कीजिए, आप मुसलमानों को आगे कीजिए। तो वैसी जगह पर रहना मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है हिंदुओं का रह पाना बड़ा मुश्किल है। अनुराग जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और मैं अपेक्षा भी ये रखूंगा कि बीच में कोई ना बोले। मुझे जितना बोलने का टाइम देंगे मैं उतने टाइम में अपनी बात कहूंगा। जी सर। आप इनको सेकुलर कहते हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो सेकुलर हैं। क्यों सेकुलर कहते हैं, क्यों लिबरल कहते हैं उनको? सब उन्होंने तो अपना सर्टिफिकेट खुद दिया हुआ है अपने आप को, तो हम तो ना देना। हम तो कहें निहायत धार्मिक मतांध और पूर्वग्रह से ग्रस्त लोग हैं ये। सलमान खुर्शीद, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने देश के हिंदुओं को चेतावनी दी है कि यही तुम्हारा हाल करेंगे हम। देश का आम मुसलमान नहीं है, आम मुसलमान के मन में दर्द होता है। उसका पड़ोसी जब हिंदू को कोई दर्द होता है, बीमार होता है, उस पर कष्ट आता है तो साथ होता है। लेकिन ये लोग जो है ना, सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी यही करेंगे हम। अनुराग जी, एक बात बताइए कि फिलिस्तीन पर अभी किसी ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों से हमें क्या लेना देना, वो बांग्लादेश के हैं। और ये यहाँ पे नहीं बैठे हुए का, एक चैनल में मैंने देखा एक पत्रकार कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू से हमें अपना मोह त्यागना चाहिए। हमें बांग्लादेश के हिंदू हैं, वो बांग्लादेशी हैं, हिंदू हो कुछ भी हो। फिलिस्तीन के लोगों पे ऑल आइज ऑन राफा। एक ब्लैक को अगर अमेरिका और वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स जो ये कहता फिरता था कि देश में, भारत में यहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसकी आंखें जो हैं उसको क्या रतौंध हो गया क्या उसको? ये सब एजेंडे के तहत चल रहा है, ये सिर्फ एक नहीं है। और अभी मैं आपको बता दूं, आज से साल भर बाद, और आज साल भर बाद क्यों, मैं तो अभी कहता हूं, ये पूर्णतः अहिंसक आंदोलन के रूप में कहा जाएगा। छात्रों का पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। इसमें छात्र जो वो अंतर्वस्त्र लेके घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती यहाँ के लोगों को? शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। कोई फेमिनिस्ट नहीं बोल रहा, ना कोई समाजवादी पार्टी का आदमी बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है। सब हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। हम जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अनुराग जी, एक बात मुझे बताइए जी, मैं बिल्कुल साफ साफ पूछना चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो आप कहते हैं कि बांग्लादेश की हिंसा से हमको सबक लेना चाहिए, क्या सबक लेना चाहिए? यही ना कि जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है उसका वही हाल होता है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। यही सबक है ना, यही सबक ले सकते हैं ना हम। सीएए का विरोध कर रहे थे, अब बताइए वहां पर क्या हो रहा है? आरक्षण की मांग थी, ये छात्र आंदोलन है। ये आरक्षण की मांग तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म मान ली थी। उसके बाद आरक्षण की मांग से सिर्फ हिंदुओं को आरक्षण मिला हुआ था, जो वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं। लेकिन अभिजीत जी मैं एक चीज जोड़ता हूं, फिर उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अभिजीत जी, यहाँ पर एक और चल रहा है जी। अनुराग जी, मैं आपको एक बात और बताऊं जी कि ये फैक्ट, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर कह रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, कि ये सब फॉल्स है, कोई मंदिर नहीं तोड़े जा रहे, वहां तो बचा रहे हैं ये लोग। अब आप बताइए क्या करेंगे? नहीं सर, ये तो आंखें बंद कर लेने वाली बात है। बिल्ली आंखें बंद करती तो उसको लगता है कि पूरे देश में अंधेरा छा गया, पूरे जहान में अंधेरा छा गया। अपनी जैसे एक छोटी सी बात मैं चाहूंगा, 20 सेकंड आप उस पर अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में साहब लोकतंत्र की वापसी हो गई, दूसरे देशों को सीखना चाहिए कि लोकतंत्र खत्म होता है तो क्या होता है, मुझे ये कोई वो समझाए। और आप चूंकि इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अभिजीत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जमाते इस्लामी जिसके पास ये पूरी सत्ता गई है, ये तो वो है ना सर कि जो भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो वो कह रहा था कि हमें उन्नत चाहिए। हम क्यों अलग हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर? हमें तो पूरे अखंड भारत में सिर्फ मुस्लिम ही चाहिए। 2023 में उसने कहा था कि हिंदुओं को दबाइए। आप सर इतिहास को अच्छे से जानते होंगे। तो ये उस जमाते इस्लामी को लेकर कुछ लोग सेक्युलरिज्म वाले लोग कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए बांग्लादेश में लोकतंत्र आ गया। अनुराग जी, ये लोकतंत्र 1946 में डायरेक्ट एक्शन के थ्रू भी आया था। 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ था। जिस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, किसी फेमिनिस्ट के मुंह पर कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द आप नहीं देखेंगे आज। यहां तो हैरत की बात यह है कि एक यूट्यूबर जो अपने आप को पहले जर्नलिस्ट कहता था, जो धीमी गति से समाचार पढ़ने के अंदाज में अपनी बात कहते हैं, वो कहते हैं ये लूट नहीं रहे भैया, ये आप सोच रहे हैं ये लूट रहे हैं, कोई बकरी ले रहा है। ये तो जनता के अधिकार हैं, जनता के अधिकार हैं लोकेश जी। रघुवीर साहे की एक कविता है, वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे।
पढ़ लेना उस कविता को। ठीक है सर, लो अपनी सत्ता की भूख के आधार। ठीक है सर, तुम गलत चीजों। ठीक है अवनीश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे कुछ लोगों को सुनहरे सपने देखने के मौके मिल गए। कुछ लोग स्विमिंग पूल की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पीएम हाउस में इतनी जगह है कि लोग जा पाएंगे, पीएम हाउस में लोगों के घुसने का इंतजार कर रहे हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं आईपी सिंह की बात कर रहा हूं। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सुनहरे सपने देखने के मौके दे रहा है क्या? हमारे देश का जो अखंड लोकतंत्र है क्या उसको खंडित होता हुआ भी तो कुछ लोग देखना चाहते हैं क्या? अनुराग जी, दो बातें जो आपके करीब 30-35 मिनट की डिबेट के बाद है। किसी भी देश में अगर लोकतंत्र खत्म होता है और वहां पे तानाशाही होती है तो दुनिया में कोई भी जो लोकतंत्र को पसंद करता है, जनता की सरकार को पसंद करता है, उसमें किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये गलत है जी। हम इस बात से, लेकिन एक बड़ा सवाल है, इसे हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इस नजरिए से भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरा एंगल भी है कि आखिर जनता सड़कों पे उतर के अपनी सरकार को उखाड़ फेंक के उपद्रव क्यों हुई? आरक्षण का मुद्दा था। ठीक है अखिलेश, अपनी बात कह लीजिए। मैं कह रहा हूं कि क्या वहां पर जो हुआ लोकतंत्र के नाम पर देश में उसे एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ बात इतने तक सीमित नहीं है कि आपने कह दिया निकल गए भाई, इससे कई लोग भड़क सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं देश में। हालांकि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है और ऐसा होना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि आप मुझे आधे घंटे के बाद मैं आपको पहली बार अपना आपसे कहना शुरू किया हुआ अनुराग जी। इस देश में ये भी बांग्लादेश के बारे में खबरें आई थी, जिस तरीके का बांग्लादेश में चुनाव हुआ था और अपोजिशन के नेताओं के साथ जिस तरीके से शेख हसीना जी ने उन्हें जेल में डाला था। दूसरी बात, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो, आम आदमी के अधिकारों पे जब जब दुनिया की कोई भी सरकार लूट करेगी, उनके अधिकारों से वंचित करेगी, उनके संसाधनों को चंद पूंजीपति लूटेंगे और उन्हें सर्वाइवल की दिक्कत अगर दुनिया के किसी देश में खड़ी होगी तो जनता बगावत करेगी। और बांग्लादेश में जो हुआ है, लोकतंत्र खत्म हुआ है, दुनिया के हर सर, तो वहां के अल्पसंख्यक भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है, उन्हें भी तो जीने का अधिकार है, उन्हें क्यों मार रहे हैं आप? इसे क्या आप सिर्फ एक पाक साफ आंदोलन तक सीमित रख सकते हैं क्या? ये जो हो रहा है, आप उन छात्रों को जो अंडरगारमेंट्स दिखा रहे हैं उनको छात्र बोलकर सिर्फ आंदोलन तक सीमित रह सकते हैं क्या कटियार साहब? नहीं अनुराग जी, हम इसे हिंदू और मुसलमान के कितने नहीं सर, मैं बताता हूं क्यों। हमारे देश में जब फिलिस्तीन पर चर्चा होती है तो आपको मुस्लिम अल्पसंख्यक दिखते हैं और आप खुलकर कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं के साथ अत्याचार पर आप चुप क्यों हैं? फिलिस्तीन पर तो आप बहुत खुलकर वोकल थे। अनुराग जी, आप हमें बोलने तो दे। नहीं सर, आप बोलिए ना, मैं कह रहा हूं हिंदुओं पर बात कीजिए ना आप। देश भी तो सुने कि हिंदुओं को लेकर क्या सोचती है समाजवादी पार्टी, कटियार साहब क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूं आप बोलिए उस पर खुलकर। हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है वहां पर? जो लोग भी वहां है, उनके परिवारों के प्रति दुख है, उन लोगों को ऐसे क्यों मारा जा रहा है, इस बात का जवाब दो। ठीक है, नहीं लेकिन टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है? लेकिन फाजिल साहब, बात तो यही है कि जब फिलिस्तीन पर बोलना होगा तो संसद में लोग बोल देंगे जय फिलिस्तीन, हिंदुओं पर बोलना होगा तो वो सेक्युलरिज्म औंधे मुंह गिर जाता है। ये नहीं पता था कि सेक्युलरिज्म के इतने चेहरे हैं कि लोग अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करके फिर बोलेंगे कि देखिए साहब हम तथाकथित सेक्युलर हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक